नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन करेंगे आज वो क्वेश्चन करेंगे क्लास 8वीं चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो प्यारे बच्चों, हम जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो चैप्टर के हम अभ्यास यानी कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनोगे तो सुनने मात्र से आपको याद हो जाएंगे। अगर आप लिख सको तो इनको कॉपी में लिख कर भी आप याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट से कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते, यानी कि इनको कोई प्रकृति के अंदर अपने आप नहीं बने, इनको बल्कि मनुष्य ने या मानव द्वारा बनाया गया है। और जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे। और रेशों को बनाने के लिए यानी कि इन कृत्रिम संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए रेशों की जो कच्ची सामग्री है वो पेट्रो रसायन से मिलती है, यानी कि जो कच्चा तेल होता है पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल्स उससे जो है मिलती है, जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनते हैं, यानी कच्चा तेल जो जीवों के अवशेष से बनता है। तो पहला जो प्रश्न का जो हमारा अर्थ जो निकलता है वो क्या है कि जो रेशे प्रकृति के अंदर न बनकर बल्कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, यानी कि अपने आप नहीं बनते ये। अगला जो प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, यानी कि सही को सही का निशान लगाना है और गलत को हमने गलत का निशान लगाना है। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि, अब इसको अंदर जो सही है उसको हमने सही बताना है और जो गलत है उसको छोड़ देना है। यानी कि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेयान एक संश्लेषित रेशा ही है, इसमें नहीं लिख रखा तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसके भाग दे रखे हैं, क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। ख भाग इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ग जो है इसे इनके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इनमें जो सही चीज़ है यानी कि रेयान के बारे में वो क्या है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसलिए ये जो ख भाग है क ख घ में से ख भाग ही सही है इसका। तो इसलिए सही उत्तर को हमने कौन सा चिन्हित किया इसमें, ख भाग, क्योंकि रेयान जो बनाया जाता है वो काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान दे रखे क ख और घ जो भाग दे रखे इनको खाली स्थानों को हमने भरना है। पहला जो क खाली स्थान है, संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान भी कहलाते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे हैं वो मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं, क्योंकि मानव ने बनाया है, और वो कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ख भाग है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खालिस्तान कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था संश्लेषित रेशे कच्चे माल, कौन सा कच्चा माल, पेट्रो रसायन, यानी कि कच्चा जो तेल होता है उससे जो है निर्मित किए जाते हैं, पेट्रो रसायन कहलाता है ये। घ जो भाग है, संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक, यानी कि जिस प्रकार से संश्लेषित रेशे हैं प्लास्टिक भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा ही है। तो प्लास्टिक क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा। प्रश्न नंबर 4 है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हों। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताने हैं जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो, यानी कि इससे कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं नायलॉन रेशों से। तो उत्तर आपके सामने, पैराशूट जो ग्लाइडिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तंबू बनाए जाते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, और रस्से भी बनाए जाते हैं नायलॉन से। तो पैराशूट, तंबू और रस्से ये नायलॉन से निर्मित जो है वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ बताइए। यानी खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग क्यों करें, इसका क्या फायदा है, क्या लाभ है। तो इसके लाभ निम्नलिखित हैं। यानी खाद्य पदार्थ संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के लाभ, पहला लाभ क्या है, यह भोजन पानी और वायु से क्रिया नहीं करते, यानी कि प्लास्टिक जो होता है जो भोजन उसके अंदर रखा जाता है उससे भी क्रिया नहीं करता, पानी और वायु का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए खाद्य पदार्थ जो सुरक्षित रहता है।
यह मजबूत और हल्के होते हैं। दूसरे पदार्थों की तुलना में, धातु के पात्रों की तुलना में प्लास्टिक के पात्र क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यह भी इसका एक कारण है उपयोग करने का। तीसरा है, ये विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं। यानी प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं इनका रंग, रूप, आकार ये अलग अलग डिजाइन में जो उपलब्ध होते हैं। यही कारण भी प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। प्रश्न नंबर 6 है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक दो प्रकार का हो गया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में अंतर क्या है, तो प्यारे बच्चों अंतर देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर। पहले थर्मोप्लास्टिक को लेते हैं, ये आसानी से मुड़ जाता है, थर्मो जो प्लास्टिक होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो आसानी से नहीं मुड़ता। यानी कि इस प्रकार का प्लास्टिक का मोड़ने की कोशिश भी करोगे तो ये टूट जाता है, इसको हम दोबारा से पिघलाकर कोई नई चीज़ नहीं बना सकते। और थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो मुड़ जाता है। दूसरा भाग है, गर्म करने पर इसका आकार बदला जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको पिघलाकर हम दोबारा दूसरा आकार भी दे सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे अपने स्विच आपने देखे होंगे, ये प्लग जो होते हैं, स्विच होते हैं बिजली के, ये जो है अगर आपको गर्म करोगे तो इसके ऊपर ऊष्मा को कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। किसका, थर्मोप्लास्टिक का। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसका पुनः उपयोग नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। जैसे उदाहरण आपको पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसे गर्म करने पर केवल एक ही बार सांचे में डाला जा सकता है और दोबारा से गर्म करके दोबारा हम इसका कोई आकार नहीं दे सकते। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, ये प्लास्टिक के उदाहरण हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्रश्न नंबर 7 है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। जो थर्मोसेटिंग हमने पढ़ा था इसको हम दोबारा पिघला नहीं सकते। डेगची के हत्थे, ख भाग विद्युत के प्लग, स्विच या प्लग बोर्ड, ये क्यों बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग के क्यों बनाए जाते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, डेगची के हत्थे क्यों बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, यानी कि इसके अंदर से विद्युत धारा नहीं गुजरती। अग्नि और उष्मा को सह लेते हैं, यानी कि इनके ऊपर आग और ज़्यादा उष्मा का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ख भाग है, विद्युत प्लग, स्विच यानी कि बोर्ड, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और चिरस्थायी होता है, यानी कि इसके ऊपर जो है विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये डेगची के हत्थे, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर न तो विद्युत इनके अंदर चालन करती है और न ही ऊष्मा और अग्नि का इनके ऊपर कोई प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट से, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। इनमें यह छांटना है किसको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो पहले देखते हैं पुनः चक्रित किए जा सकने वाले। इनमें से खिलौने जो होते हैं उसको पुनः चक्रित कर सकते हैं, सामग्री लाने वाले थैले उसको पुनः चक्रित कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन उसको पुनः चक्रित कर सकते हैं, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत के तारों के प्लास्टिक का जो आवरण होता है, इन सभी का हम दोबारा पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इनको नए रूप में ढाल सकते हैं पिघलाकर। और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते ऊपर में से टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच, ये ऐसे हैं जो थर्मोसेटिंग के बने होते हैं, इनको हम दोबारा पिघलाकर आकार नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे ये। अगला प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीने गलत लिख रहा है क्या, कमीजें खरीदना चाहता है, गलती से लिखा गया। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो कमीजें जब हम खरीदते, गर्मियों के अंदर जो कमीज खरीदते हैं यानी कि कपड़े जो खरीदते हैं वो किस प्रकार के खरीदने चाहिए, सूती या संश्लेषित। तो हमें राणा को सूती कपड़े कमीजें जो है खरीदनी चाहिए। हर जगह ये कमीने जो गलत लिखा हुआ है, तो राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि कारण क्या है, सूती कमीजें छिद्रयुक्त होती हैं, यानी कि उनके अंदर छेद होते हैं जो आसपास हवा क्रॉस हो जाती है
और दूसरा कारण क्या है, सूती कमीजें पसीना सोखकर शरीर को सूखा रखती हैं, जबकि संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती हैं और न ही छिद्रयुक्त होती हैं। तो गर्मियों के अंदर अगर हम कपड़े खरीदते हैं तो वो सूती कपड़े ही खरीदने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हवा क्रॉस हो जाती है और दूसरा क्या करती है, छिद्र होते हैं उनके अंदर, पसीना सोख लेती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, यानी कि जिसको जंग नहीं लगता उस जैसे दूसरी धातुओं के ऊपर, तो प्लास्टिक एक असंक्षारक यानी संक्षारण नहीं होता उसका। एक उदाहरण देकर हमने बताना है। प्लास्टिक असंक्षारक है क्योंकि हवा पानी आदि से क्रिया नहीं करता अथवा अर्थात संक्षारक नहीं होता। उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचित किए जाते हैं, यानी कि रसायन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते प्लास्टिक के ऊपर। दूसरा, पानी प्लास्टिक के बोतलों में रखा जाता है, उसका भी कोई प्लास्टिक के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। और तीसरा, अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अगर आप खट्टे पदार्थों को किसी धातु के बर्तन में संचित करोगे तो क्या हो जाता है, उसके साथ क्रिया कर लेता है, लेकिन प्लास्टिक इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करता है। तो ये तीनों उदाहरण के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि प्लास्टिक जो है संक्षारक नहीं है, यानी कि वो असंक्षारक है। प्रश्न नंबर 11 है, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए अथवा अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। सूख दांतों की सफाई के लिए है, जबकि हैंडल सारे के लिए, यानी कि जो उसके ऊपर दांतें जो होते हैं वो दांतों की सफाई के लिए किया जाता है और हैंडल पकड़ने के लिए। सूख नरम लचीले मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और शूक विभिन्न पदार्थों के बनाने चाहिए, यानी कि एक ही पदार्थ के बनाएंगे। अगर हम उसको जो सूख होता है अगर उसको भी ज़्यादा कठोर प्लास्टिक से बना देंगे तो वो हानिकारक है। अगर हैंडल को कमज़ोर बनाएंगे तो वो मुलायम बनाएंगे तो वो मुड़ जाएगा। तो इसलिए दोनों को, जो सूख होता है यानी कि वो तो नरम और लचीले मजबूत होने चाहिए, और हैंडल जो है वो ज़्यादा कठोर और सख्त होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये प्लास्टिक का उपयोग से हमें बचना चाहिए। कारण क्या है, प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। आपको पता है कि क्योंकि यह न तो जल्दी जलता है और न ही प्राकृतिक जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित होता है। यानी कि प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो यूज़ तो ठीक है उसका, लेकिन वो पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि न वो गलता है न वो सड़ता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो हमें कम करना चाहिए। यानी कि ये अपघटित नहीं होता, जैसा है कई वर्षों तक ऐसा ही भूमि के अंदर पड़ा रहता है, तो ये मृदा प्रदूषण का एक कारण बन जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि जैसे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं तो वैसे वैसे वनों की कटाई कम हो रही है, यानी कि वनों को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, परंतु संश्लेषित रेशे दूसरे पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं है। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव वनों के संरक्षण में आवश्यक है। यानी कि जब हम मानव निर्मित रेशों का उपयोग करते हैं तो वन या वनों से जो प्राप्त होते हैं रेशे, उनकी कटाई कम हो जाती है, यानी कि वनों की मात्रा जो है बढ़ जाती है। यानी कि किसी न किसी रूप में औद्योगिक निर्माण जो हो रहा है रेशों का, वो वनों की कटाई में, वनों के बचाव में जो है एक सहायक सिद्ध हो रहा है। प्रश्न नंबर 14 है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको प्रश्न दिखा रखे हैं। सेल है, तांबे की तार है, बल्ब है और ये भी 2 पॉइंट दिखा रखे हैं। क्रियाकलाप करके हमने बताना है। कुछ थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं लीजिए से ए पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन इत्यादि। चित्र में दर्शाए परिपथ को पूर्ण कीजिए। दोनों टर्मिनलों के बीच नायलॉन का टुकड़ा रखिए। यदि तांबे की बल्ब प्रकाशित हो जाए तो समझ लें कि विद्युत को सुचालक है, नहीं तो कुचालक है। अब यह क्रिया अन्य पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रत्येक पदार्थ में बल्ब प्रकाशित हो रहा है या नहीं, यह सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। यानी कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये ए और बी के पॉइंट में अगर हम कोई तांबे की तार रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा। इसका मतलब जो ए और बी के बीच में पॉइंट रखे है, जो तार रखे है, तांबे का विद्युत का सुचालक है। अब इसकी जगह थर्मोप्लास्टिक का कोई भाग रख देते हैं, यानी कि कोई तार या प्लास्टिक रख देते हैं
और फिर देखते हैं बल्ब जलता है या नहीं जलता। इस अवस्था में बल्ब नहीं जलता, इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक जो ए और बी पॉइंट के बीच में रखा गया है वो, उससे अगर विद्युत धारा नहीं जाती है तो विद्युत का क्या हो गया, कुचालक हो गया। इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यहाँ विद्युत के स्विच जो है बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे जो प्रश्न थे, प्रश्न आपको पसंद आ गए होंगे। अगर आपको प्रश्न पसंद आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।